हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं हूँ सीमा साद और आज आप मेरे साथ हल करेंगे क्लास 8 के सोशल साइंस के लेसन 6 के अभ्यास प्रश्नों को, जिसका नाम है स्थल मंडल, स्थल एवं स्थलाकृतियाँ। यह इस पाठ का भाग 4 है। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सही विकल्प से। तो सही विकल्प का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल से घिरा हुआ है। मीन्स इस क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा है। तो इसका जो सही आंसर है वह है खा 71%। कितने प्रतिशत घिरा है पृथ्वी का लगभग जल से भाग? 71% भाग जल से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है, किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं, यानी उस देश का नाम बताना है जहां सबसे अधिक भूकंप आते हैं। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं का भारत, खा फ्रांस, गा जापान, घा श्रीलंका। तो इसका जो सही आंसर है वह है गा जापान। क्या है इसका सही आंसर? गा जापान। नेक्स्ट है हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो हमारा रिक्त स्थान यानी कि खालिस्तान का जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है, पृथ्वी का लगभग खालिस्तान प्रतिशत भाग स्थल द्वारा घिरा हुआ है। तो इसमें जो शब्द आया है वो क्या है? 29%। यानी पृथ्वी का लगभग 29% भाग स्थल द्वारा घिरा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा खालिस्तान, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को भूपर्पटीय कहते हैं। तो क्या कहते हैं? स्थल मंडल। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को भूपर्पटीय या स्थल मंडल कहते हैं। तो इसका जो खालिस्तान का शब्द है वो क्या है? स्थल मंडल। थर्ड हमारा खालिस्तान है, सियाल में सिलिका तथा धातुओं की प्रधानता होती है, यानी धातु का नाम बताना है। तो इस खालिस्तान में कौन सा शब्द आया है? एल्यूमिनियम। क्या है इसमें? एल्यूमिनियम धातु का नाम है जो सियाल में सिलिका के साथ मिक्स होती है। फोर्थ और आखिरी खालिस्तान है हमारा, प्रति 32 मीटर की गहराई पर खालिस्तान सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, यानी धरती के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ जाता है। तो खालिस्तान का शब्द क्या है? 1 डिग्री। और स्टूडेंट्स, मैंने खालिस्तान आपको ग्रीन कलर से भर के दिए हैं, आपको पहचानने में भी दिक्कत नहीं होगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय प्रश्नों का। क्या है अति लघुत्तरीय प्रश्न? पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, भूपटल की प्राथमिक शैलें कौन सी हैं? यानी इस क्वेश्चन में यह बताना है कि भूपटल की प्राथमिक शैलें कौन सी है। आंसर है भूपटल की प्राथमिक शैलें क्या है? आग्नेय शैलें भूपटल की प्राथमिक शैलें हैं, यानी आग्नेय शैलें ही भूपटल की प्राथमिक शैलें हैं। अब हमारा नेक्स्ट है, धरातल की 3 प्रमुख स्थलाकृतियों के नाम बताना है, यानी कि धरती पर स्थित 3 स्थलाकृतियों के नाम बताना है। आंसर है नंबर 1 पर्वत, नंबर 2 पठार और नंबर 3 मैदान। तो धरातल पर स्थित 3 स्थलाकृतियां पर्वत, पठार और मैदान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलों में जब लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? यानी शैलों में जब लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं तो उन्हें बलन कहते हैं। यानी इसका जो आंसर है वो क्या है? बलन। शैलों में जब लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं तो उन्हें हम बलन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, संसार में सबसे अधिक ज्वालामुखी कहाँ हैं? यानी संसार में सबसे अधिक ज्वालामुखी कहाँ पर आते हैं या कहाँ हैं? इसका आंसर है, संसार में सबसे अधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के चारों ओर तटीय भागों तथा महाद्वीपीय क्षेत्रों में है। संसार में सबसे अधिक ज्वालामुखी कहाँ पर आते हैं? प्रशांत महासागर के चारों ओर तटीय महाद्वीपीय यानी तटीय भागों तथा महाद्वीपीय क्षेत्रों में हैं, यानी यहाँ पर सबसे अधिक ज्वालामुखी आते हैं या फटते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलन तथा भ्रंशन में क्या अंतर है? चौथा क्वेश्चन भी हमारा लघु का ही है और वो क्वेश्चन है कि बलन तथा भ्रंशन में क्या अंतर है। आंसर है, पृथ्वी के अंदर क्षैतिज भू संचलन द्वारा जब शैलों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं तो उन्हें बलन कहते हैं। यानी कि जब शैलों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं तो उन्हें बलन कहते हैं। और
जबकि क्षैतिज भूसंचलन से उत्पन्न दबाव तथा तनाव के कारण शैलों के टूटकर अलग होने की प्रक्रिया को भ्रंशन कहते हैं। यानी कि जब शैलों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं तो उन्हें वलन कहते हैं, और जब क्षैतिज भूसंचलन से उत्पन्न दबाव तथा तनाव के कारण शैलें टूटकर अलग हो जाती हैं तो इस प्रक्रिया को भ्रंशन कहा जाता है या भ्रंशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसादी शैलों का निर्माण कैसे होता है, यानी अवसादी शैलें कैसे बनती हैं। आंसर है, जल, वायु एवं हिम द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थरों के छोटे छोटे कण, जीवाश्म आदि कोष्टक में है अवसाद भूभाग या समुद्र तल में परतों के रूप में जमा हो जाते हैं, और ये अवसाद की परतें गर्मी तथा दबाव के कारण कठोर हो जाती हैं। यही कठोर पदार्थ अवसादी सेल कहलाते हैं। यानी जो पदार्थ कठोर हो जाते हैं उन्हें ही हम अवसादी सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी किसे कहते हैं, उद्भेदन के 2 कारण दीजिए। यानी कि एक तो यह बताना है कि ज्वालामुखी कहते किसको हैं या क्या होता है, दूसरा है उसके उद्भेदन के कारण क्या हैं, और वो भी 2 बताना है। आंसर है, ज्वालामुखी भूपटल पर एक गोल छेद या दरार वाला खुला भाग होता है। क्या होता है ज्वालामुखी भूपटल, यानी कि भूमि के पटल पर एक गोल छेद या दरार वाला खुला भाग होता है। इससे होकर पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूभाग से गैसें, तरल लावा, उष्ण जल, चट्टानों के टुकड़े, राख व धुआं आदि निकलता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। अब यह भी बताना है कि उद्भेदन के कारण, तो उद्भेदन का जो पहला कारण है वो है प्लेटों का खिसकना। नंबर 1 है प्लेटों का खिसकना। व भूकंप ज्वालामुखी उद्भेदन के 2 प्रमुख कारण हैं। यानी कि भूकंप भी आता है और धरती के अंदर जो प्लेटें हैं वह खिसक जाती हैं, तो इन 2 कारण से उद्भेदन होता है ज्वालामुखी का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप से लाभ तथा हानियाँ। यानी इस क्वेश्चन में भूकंप से लाभ क्या है और हानियाँ क्या हैं यह बताना है। आंसर है भूकंप से लाभ। तो पहले हम बात कर लेते हैं लाभ की। नंबर 1, इससे कभी कभी उपजाऊ भूमि उभर आती है। यानी कि भूकंप से कभी कभी उपजाऊ भूमि भी उभर कर आ जाती है ऊपर। दूसरा है, नवीन भू आकारों का निर्माण होता है। यानी कि कभी कभी भूकंप से नई नई आकृतियां बन जाती हैं। थर्ड है, इनसे बहुमूल्य खनिज पदार्थ धरातल पर आ जाते हैं। भूकंप के आने से कई बार जो धरती के अंदर खनिज पदार्थ रहते हैं वह निकलकर बाहर आ जाते हैं। और इसका 4th जो लाभ है वो है, इनसे नीचे हो जाने वाले भूभाग पर झीलों का निर्माण होता है। मीन्स जब भूकंप आता है धरती पर तो जिन जगहों पर गड्ढे हो जाते हैं, मीन्स वो जगह खाली हो जाती है, ज़्यादा नीचे हो जाती है, तो उसमें बारिश का पानी भरने से वह झील बन जाती है। तो ये थे भूकंप के लाभ। अब हम जानते हैं कि भूकंप से हानियाँ क्या होती हैं। तो पहली हानि है, इससे जन धन की हानि होती है। मतलब लोगों की और पैसे की दोनों हानि होती है। मनुष्य, पशु आदि मर जाते हैं, इमारतें गिर जाती हैं, रेलें सड़कें टूट जाती हैं, कारखाने नष्ट हो जाते हैं। और दूसरी हानि है, नदियों के मार्ग रुकने से भयंकर बाढ़ आ जाती है, समुद्र में ऊंची ऊंची विनाशकारी लहरें उठती हैं। तीसरी हानि है, भूखंडों में दरारें पड़ जाती हैं। यानी भूमि में दरारें पड़ जाती हैं तथा कुछ भाग नीचे धंस जाता है। नीचे से मतलब धंस जाता है या नीचे चला जाता है। तो ये थी भूकंप की 3 हानियाँ। भूकंप से और ज्वालामुखी से कभी भी फायदे कम यानी लाभ कम और नुकसान ज़्यादा होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आंसर का, यानी विस्तार वाले क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन है, सेल किसे कहते हैं, शैलों के विभिन्न प्रकार बताइए। धरातल की रचना करने वाले सभी पदार्थ सेल कहलाते हैं। यानी जिनसे मिलकर धरती की रचना होती है, धरती का निर्माण होता है, वे सभी पदार्थ सेल कहलाते हैं। अर्थात जिन पदार्थों से भूपृष्ठ का निर्माण हुआ है उन्हें शैल कहते हैं। शैलें 3 प्रकार की होती हैं। पहली है आग्नेय शैलें। आग्नेय शैलें क्या होती हैं? ये शैलें भूपृष्ठ की प्रारंभिक शैलें हैं। यानी जो आग्नेय शैलें होती हैं
वह धरती की शुरुआत वाली शैलें हैं। इन्हें हम प्राथमिक शैलें भी कहते हैं। ये शैलें पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले पदार्थों के ठंडे होने से बनी है। कैसे बनी है? धरती के अंदर जो पदार्थ पिघल कर ठंडे हो जाते हैं उससे इनका निर्माण होता है। भूपृष्ठ के नीचे अति गर्म पिघला पदार्थ भूपर्पटी में अथवा उसके ऊपर ठंडा होकर कठोर हो जाता है, उसे आग्नेय शैल कहते हैं। तो ये थी आग्नेय शैल। और स्टूडेंट्स, आग्नेय शैल का ये चित्र भी दिया है मैंने, तो आपको एक कॉपी में यह चित्र भी बनाना है। मतलब जब हम शैलों का जो आंसर लिखेंगे दीर्घ का पहला प्रश्न, तो उसमें तीनों शैलों के बारे में लिखना है और तीनों शैलों के चित्र भी बनाने हैं। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर चित्र भी बताए हैं। सेकंड शैल है हमारी अवसादी शैल। जल, वायु एवं हिम द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थरों के छोटे छोटे कण जीवाश्म आदि भूभाग या समुद्र तल में परतों के रूप में जमा होते जाते हैं। इस प्रकार जमे हुए पदार्थ को अवसाद कहते हैं। यही अवसाद की परतें गर्मी तथा दबाव के कारण कठोर हो जाती हैं। उन्हें अवसादी या परतदार शैल कहा जाता है। तो ये है अवसादी शैल का चित्र है जो आपको बनाना है। अवसादी शैल का चित्र आपको बुक में मिल जाएगा। यहाँ पर भी मैंने आपको दिया है, तो आपको इसे कॉपी में भी बनाना है। तीनों शैलों को चित्र बनाना है। अब जो थर्ड है कायांतरित शैल। जब आग्नेय तथा अवसादी शैलों के रूप, रंग और गुण में आंतरिक ताप तथा दबाव के कारण पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाता है, तो उन्हें कायांतरित या परिवर्तित शैल कहा जाता है। यानी कि जब आग्नेय और अवसादी शैलों के रूप, रंग, गुण आदि में ताप और दबाव के कारण परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम कायांतरित या फिर परिवर्तित शैल कहते हैं। ये कायांतरित शैल का चित्र है जो कि आपको बुक में मिल जाएगा। आपको बनाना है। तीनों शैल मैं फिर से रिपीट करती हूँ, तीनों शैलों के बारे में लिखना है और तीनों का चित्र भी बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की संरचना को रेखा चित्र द्वारा समझाइए। यानी कि पृथ्वी की संरचना लिखना है और उसका चित्र बनाना है। पृथ्वी की सबसे बाहरी व ऊपरी परत को हम भूपर्पटी या स्थल मंडल कहते हैं। इसी पर प्राणी जगत निवास करता है। यह मंडल हल्की जलज शैलों से बना हुआ है और इसकी मोटाई लगभग 10 से 17 किलोमीटर है। स्थल मंडल की ऊपरी परत को सियाल भी कहते हैं। इसमें सिलिका तथा एल्यूमिनियम दो धातुओं की प्रधानता होती है। सियाल के नीचे की परत को सीमा कहते हैं। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम धातुओं की प्रधानता होती है। इसके नीचे मेंटल है। इसमें ओलिवाइन और पाइरोक्सिन खनिजों की प्रधानता है। इसके नीचे पृथ्वी का क्रोड है जिसे हम नीफे भी कहते हैं। तो ये थी पृथ्वी की संरचना। इसमें भी आपको चित्र बनाना है, लिखना भी है और चित्र भी बनाना है। तो ये हो गई पृथ्वी की संरचना। अब है नेक्स्ट, ज्वालामुखी के मानव जीवन पर होने वाले प्रभाव बताइए। यानी कि ज्वालामुखी का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह आपको बताना है। तो ज्वालामुखी के मानव जीवन पर होने वाले प्रभाव इस प्रकार हैं। ज्वालामुखी से विभिन्न स्थलाकृतियों की रचना होती है और इसके अलावा जैसे कि पर्वत, मैदान, पठार आदि। यानी ज्वालामुखी से इन चीज़ों की इन स्थलाकृतियों की रचना होती है, पर्वत, पठार और मैदान। इनसे हमें बहुमूल्य खनिज पदार्थों की प्राप्ति होती है। किससे? पर्वत, पठार और मैदान से। ज्वालामुखी से निकला लावा चारों ओर फैलकर कालांतर में उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करता है। शांत ज्वालामुखी के मुख में वर्षा का जल भरने से झीलों का निर्माण होता है। यानी ये तो उसके ज्वालामुखी के फायदे हो गए। अब हानियां भी होती हैं। ज्वालामुखी से कई लाभ के साथ साथ हानियां भी हैं। जैसे ज्वालामुखी उद्गार से मानव, जीव जंतु, वनस्पति, कृषि क्षेत्र, मानव आवास एवं बड़े बड़े नगर, गांव जलकर नष्ट हो जाते हैं अथवा दबकर ध्वस्त हो जाते हैं। तो ज्वालामुखी से हानियां ज़्यादा हैं, लाभ कम है। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी क्या होता है, एक आग का गोला होता है जिसके अंदर से आग ही आग निकलती है जो कि अपने आसपास की सभी चीज़ों को अपने
चपेट में लेने से सबको जलाकर राख कर देती है, नष्ट कर देती है, नुकसान करती है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि भूकंप या ज्वालामुखी जो भी है, जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, इन दोनों से नुकसान ही ज़्यादा होते हैं, लाभ कम होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ज्वालामुखी का भी आपको चित्र बनाना है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर स्लाइड में दिया है। आपको ज्वालामुखी का भी चित्र बनाना है और उसका सेलों का भी चित्र बनाना था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।